नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें आपको 500 प्रश्न मिलेंगे। इस पार्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट है। टोटल यहाँ पर आपको 10 पार्ट दिए जाएंगे या फिर कह सकते हैं कि 10 वीडियो दी जाएंगे जिसमें आपको 500 प्रश्न मिलेंगे। 500 के 500 इंपॉर्टेंट हैं, आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। शुरुआत करते हैं। 50 प्रश्न मिलेंगे आपको इस पार्ट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक। यहाँ पर देखिए शिक्षक से संबंधित कारक पूछा गया है। प्रस्तुतिकरण है, अभ्यास है, इच्छा शक्ति है या फिर तत्परता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आपका राइट आंसर होगा। यदि आप आपका आकलन करना चाहते हैं तो आकलन कर सकते हैं और अंत में बता सकते हैं कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यहाँ कथन संबंधित है। देखिए थोड़ी देर समय पहले हमने थॉर्नडाइक से संबंधित 70 प्रश्न अपलोड किए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही वैज्ञानिक से 70 प्रश्न लिए हैं, यानी कि यदि थॉर्नडाइक से प्रश्न आ जाता है एग्जाम में तो आप गलत नहीं करेंगे यदि वो वीडियो आपने देख लिया तो। प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ कथन किस नियम से संबंधित है। प्रभाव के नियम से है, अभ्यास के नियम से है, तत्परता के नियम से है या फिर उपरोक्त सभी से है। तो यहाँ पर होगा आपका सही आंसर प्रभाव का नियम। जो थॉर्नडाइक है इन्होंने कितने सीखने के नियम बताए हैं? 2 नियम बताएं, एक तो मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं जो कि आपके सामने हैं। 3 नियम ये किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्य नियम के अंतर्गत आता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। बाकी गौण नियम के अंतर्गत कितने नियम आते हैं? 5 नियम आते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां पर आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से समझाया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिक भिन्नताओं का कारक नहीं? यहाँ पर देखिए कौन सा कारक है जो व्यक्तिक भिन्नताओं का कारक नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है। प्रजाति है, अनुवांशिकता है, भाषा है या फिर वातावरण है। राइट आंसर आपका होगा, देखिए व्यक्तिक भिन्नताओं का कारक पूछा गया है तो वो प्रजाति होगा, अनुवांशिकता होगा और वातावरण होगा। यहाँ पर कौन सा नहीं है पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भाषा। याद रखिएगा, ये व्यक्तिक भिन्नता के कारक के अंतर्गत भाषा नहीं आता है। प्रजाति, अनुवांशिकता और वातावरण ये तीनों ही कारक व्यक्तिक भिन्नताओं के कारक के अंतर्गत आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का कारण है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस प्रकार के हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं, इन्हीं को वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। इनकी उपयोगिता का कारण क्या है ये पूछा गया है। पाठ्यक्रम व्याप्ति है, निष्पक्ष मूल्यांकन है, विद्यार्थियों का हित है या फिर रखने से आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं वहाँ पर निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। किस प्रकार का मूल्यांकन होगा? निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, पुनर्बलन की अनुसूची को दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फ्रायड है, हले, स्किनर है या फिर कॉफका है। राइट आंसर आपके सामने है स्किनर। पुनर्बलन की अनुसूची को जो दर्शाने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया है तो वो कौन होंगे? स्किनर होंगे। विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए पाठशालाओं में उपयोग में आने वाली शिक्षा विधियां कौन सी? यहाँ पर देखिए शिक्षा विधियों के बारे में पूछा गया है। गुणात्मक विधि है, निरीक्षण विधि है, साक्षात्कार विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा गुणात्मक विधि। विद्यार्थियों को उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए पाठशालाओं में जो उपयोग में लाने वाली शिक्षा विधियाँ हैं वो गुणात्मक विधि होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। छात्रों के शिक्षा के आयाम निश्चित करना, छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना, छात्रों की वस्तु की स्थिति का अवलोकन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा छात्रों के शिक्षा के आयाम निश्चित करना, छात्रों के शैक्षिक स्तर का पता लगाना और छात्रों की वस्तु की स्थिति का अवलोकन करें। ये तीनों ही उपलब्धि परीक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए, उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ पर होता है? प्रमुख अधिगम उत्पाद जांच में होता है, उपचारात्मक शिक्षण में होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन में होता है या फिर उपरोक्त सभी में होता है। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है तो ये अधिगम उत्पादक जांच में भी होता है, उपचारात्मक शिक्षण में भी होता है और शैक्षिक मार्गदर्शन में भी होता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए,
यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो आप साथ में वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा कारक है जो गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। सहोदर प्रतिद्वंदता है, बाह्य अभिप्रेरणा है, समायोजन का स्तर है या फिर दृढ़ता है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दृढ़ता। याद रखिएगा, दृढ़ता कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अभिप्रेरणा का स्तर, यहाँ पर देखिए अभिप्रेरणा का स्तर आपको बताना है। निम्न जब कार्य कठिन हो, उच्च जब कार्य कठिन हो, उच्च जब कार्य सामान्य प्रकृति का हो या फिर निम्न जब कार्य रुचिकर हो। अभिप्रेरणा का स्तर क्या है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा उच्च जब कार्य कठिन हो, ये अभिप्रेरणा का स्तर होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपको बताना है कौन सा नहीं है। प्यास, सुरक्षा, प्रतिष्ठा या फिर भूख। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे, जो प्रतिष्ठा है ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। प्यास, सुरक्षा और भूख ये तीनों ही प्राकृतिक अभिप्रेरणा के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, प्रतिष्ठा नहीं आता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं। यहाँ पर देखिए कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है पूछा गया है। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, यहाँ पर प्रतियोगिता लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, प्रशंसा करना या फिर रुचि उत्पन्न करना। राइट आंसर आपका होगा व्यवहार में परिवर्तन करना। ये प्रेरणा की विधि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना और रुचि उत्पन्न करना, ये तीनों ही अभिप्रेरणा विधि के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार में परिवर्तन करना नहीं आता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है, इंपोर्टेंट है। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मेस्लो, हल, फ्रायड या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा हल। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के जो प्रदाता होंगे वो हल होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक का उदाहरण। यहाँ पर देखिए अभिप्रेरक का उदाहरण कौन सा है। दांत का दर्द है, दोपहर के भोजन के बाद सोने की आदत है, उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा है, कल करे सो आज कर या फिर आज करे सो अब। तो यहाँ पर आपको अभिप्रेरक का उदाहरण बताना है। राइट आंसर आपका होगा उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा, ये एक अभिप्रेरक का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक है। यहाँ पर देखिए जन्मजात प्रेरक पूछा गया है। भूख, प्यास, दर्द है, भूख, उत्सुकता, सृजनात्मकता है, भूख, प्यास, उत्सुकता है या फिर भूख, प्यास और काम है। तो राइट आंसर जन्मजात प्रेरक के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका होगा भूख, प्यास और काम। ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास, नींद या फिर आदत। सरल सा प्रश्न है, आंसर आपके सामने है आदत। भूख, प्यास और नींद ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक है। आदत जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मेस्लो ने कितने मूल आवश्यकताएं बताई। जो मेस्लो है इन्होंने कितनी मूल आवश्यकताएं बताई हैं। 16, 5, 18 या फिर 16। तो याद रखिएगा इन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं। मेस्लो ने कितनी बताई है, 5। कौन कौन सी। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्यास एवं संबंधों की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मबोध की आवश्यकता। ये 5 मूल आवश्यकताएं बताई है मेस्लो ने, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। पुनर्बलन, आवश्यकता, पुरस्कार या फिर दंड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका आवश्यकता। आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की जो प्रक्रिया है वो आरंभ नहीं हो सकती। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती तब निम्न भावनाओं का विकास होता है। कौन सी भावनाओं का विकास होता है। भ्रम का, अविश्वास का, ठहराव का या फिर हीनता का। याद रखिएगा जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती तब अविश्वास भावना का विकास होता है। कौन सी भावना का विकास होता है। अविश्वास भावना का विकास होता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक शैक्षिक निष्पत्ति परीक्षण हुआ है जिसका निर्माण ज्ञान समूह में कौशल मापने के लिए किया जाता है। यहाँ कथन किसका है। किन्नर का है, फ्रीमेन का है, कोल्सनिक का है या फिर गैरिसन का है। दिया गया कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये फ्रीमेन का कथन है। याद रखिएगा यहाँ कथन किसका होगा, फ्रीमेन का होगा।
उपलब्धि परीक्षणों का मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए छात्रों के मूल्यांकन में, शिक्षण कार्य की कमी के मूल्यांकन में, उपचारात्मक शिक्षण में, या फिर इन सभी में। राइट आंसर आपका होगा छात्रों के मूल्यांकन में। याद रखिएगा, उपलब्धि परीक्षणों का जो मुख्य रूप से उपयोग होना चाहिए ये छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? उद्देश्य भार बनाना पड़ता है, उत्तर कुंजी, प्रश्न पत्र की रूपरेखा, या फिर ब्लूप्रिंट। याद रखिएगा, उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए जो सबसे पहले बनाना पड़ता है वो उद्देश्य भार बनाना पड़ता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? उद्देश्य भार, उत्तर कुंजी, प्रश्न पत्र की रूपरेखा, या फिर ब्लूप्रिंट। उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा उद्देश्य भार। उपलब्धि परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले उद्देश्य भार को बनाना पड़ता है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पूछा गया है। अप्रमापीकृत है, आत्मनिष्ठ है, प्रमापीकृत परीक्षण है, या फिर उपरोक्त सभी है। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार पूछा गया है तो वो अप्रमापीकृत भी है, आत्मनिष्ठ भी है और प्रमापीकृत परीक्षण भी, यानी तीनों ही उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है किसमें है? प्रेरकों में है, अधिगम में है, छात्र वर्गीकरण में है, या फिर श्रेणी विभाजन में है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा छात्र वर्गीकरण में। याद रखिएगा, निष्पत्ति परीक्षणों का जो सबसे अधिक उपयोग होगा वो छात्र वर्गीकरण में होगा। वहाँ परीक्षण जिसमें बालकों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक रास्ता सही खोजना होता है वो वस्तु संकलन है, भूल भुलैया है, ब्लॉक निर्माण है, या फिर कूट संकेत है। तो याद रखिएगा, वहाँ परीक्षण होगा भूल भुलैया। भूल भुलैया परीक्षण जिसमें बालकों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक रास्ता सही खोजना होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यहाँ कथन किसका है? वैलेंटाइन का है, गिलफोर्ड का है, स्किनर का है, या फिर पियाजे का है। राइट आंसर आपका होगा गिलफोर्ड का। याद रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये गिलफोर्ड का कथन है। भारत के कौन से अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का अधिकार हमें मिलता है? यहाँ पर देखिए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 19, 32, 21A या फिर अनुच्छेद 21। याद रखिएगा, वहाँ अनुच्छेद है 21A। भारत के अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार हमें मिलता है। शिक्षा का जो अधिकार है ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 में, 2011 में, 2010 में, या फिर 2009 में। शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था पूछा गया है तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न, शिक्षा के अधिकार के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षक छात्र अनुपात एक अध्यापक पर, यानी कि एक अध्यापक पर उच्च प्राथमिक शिक्षक में कितने छात्र होने चाहिए ये पूछा गया है। इसके अनुपात पूछा गया है 45, 40, 35 या फिर 30। तो याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक शिक्षक के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पर अनुपात होता है 1:35, यानी कि एक शिक्षक पर कितने विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे? 35 होंगे उच्च प्राथमिक शिक्षक पे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? तीसरा वाला। चलिए, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। यहाँ पर देखिए, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ पूछा गया है। आंतरिक उत्तेजना है, प्रतिक्रिया है, सजीव प्रयास है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा प्रतिक्रिया। प्रेरणा शब्द का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ होगा वो प्रतिक्रिया होगा। अगला प्रश्न, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है अभिरुचि का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का, या फिर वस्तु स्थायित्व का। आईएमपी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा बुद्धि का। याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का करता है। अब बात आती है कि इसको किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा इसको टर्मन एवं बर्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? टर्मन एवं बर्ट के द्वारा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण दिया गया। और ये कितने वर्षों के बच्चों के लिए होता है? तो याद रखिएगा, ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। पूछा जाता है जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो कि टर्मन एवं बर्ट के द्वारा दिया गया, ये कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? तो ये 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कब दिया गया था? तो ये 1916 में दिया गया था। याद रखिएगा, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा देता है, या फिर कौन सा एक प्रेरक देता है? स्वीकृति प्रेरक, शक्ति प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, या फिर उपलब्धि प्रेरक। राइट आंसर आपका होगा स्वीकृति प्रेरक। याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु स्वीकृति प्रेरक देता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है, कौन सी क्रिया है? कल्पना करना, अनुभूति करना, स्पर्श करना या फिर क्रोधित होना। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित कौन सी क्रिया है, यह आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कल्पना करना। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? कौन सा शिक्षण है जो अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? उपयुक्त शिक्षण है, पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग है, पाठ्यक्रम पूरा करना है या फिर शिक्षण विधि का उपयोग करना है। यदि आपने चारों विकल्पों को और प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने है पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, यहाँ कहा जाता है परिपक्वता, अधिगम, बुद्धि या फिर अभिप्रेरणा। राइट आंसर आपका होगा अभिप्रेरणा। याद रखिएगा ये क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा कहा जाता है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से है, ब्रूनर से है, टोलमैन से या फिर गेने से। याद रखिएगा जो श्रृंखला अधिगम है ये गेने से संबंधित है। अधिगम के जो प्रकार हैं वो गेने ने कितने बताए हैं? 8 बताए हैं, और 8 में से श्रृंखला अधिगम एक प्रकार है। तो 8 प्रकार कौन कौन से उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर श्रृंखला अधिगम के बारे में पूछ जाए। कौन कौन से 8 प्रकार है? संकेत अधिगम है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, विभेद अधिगम है, संप्रति अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है और समस्या समाधान अधिगम है। ये 8 प्रकार के जो अधिगम है गेने के द्वारा बताए गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा? 4th वाला। चलिए, शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ परिभाषा दी गई है शिव के मित्रा के द्वारा, कुलकर्णी के द्वारा, डेविस के या फिर गेने के। तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये शिव के मित्रा के द्वारा दी गई परिभाषा है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? कौन सा उपागम का पहलू नहीं है बताना है। उद्देश्य है, प्रक्रिया है, संरचना है या फिर विषय वस्तु है। राइट आंसर आपका होगा संरचना। याद रखिएगा संरचना एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है। उद्देश्य, प्रतिक्रिया और विषय वस्तु ये तीनों ही उपागम के पहलू के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं जो वीडियो बनाया है उसमें जिक्र कर चुका हूं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विलियम दुग्गल के द्वारा, एरिक्सन के, बंडूरा के या फिर अरस्तु के। याद रखिएगा जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया है ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, मनोसामाजिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? आम सामाजिक विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है पूछा गया है। अहम सामाजिक विकास का सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, यानी कि इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर आपका यहाँ पर होगा यहाँ दोनों। किसके द्वारा दिया गया है? तो एरिक्सन के द्वारा दिया गया है मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसके बारे में अभी मैंने हाल ही में आपको बताया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है, इंपोर्टेंट है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो समाजवाद माना जाता है, साहचर्य, संज्ञानवाद या फिर संयोजनवाद। इंपोर्टेंट है और सरल है। आप सभी को पता है कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है वो संयोजनवाद माना जाता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं? यहाँ पर देखिए वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं है ये आपको बताना है। प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा, भिन्नता या फिर समानता। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। प्रत्यागमन, भिन्नता और समानता ये तीनों ही वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं। बालक के विश्वास बनाम और अविश्वास की अवस्था कितने वर्ष तक होती है? जो ये अवस्था दी गई है ये किसके अनुसार दी गई, किसके द्वारा दी गई है? तो ये एरिक्सन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर जो अवस्था है बालक की ये कितने से कितने वर्ष तक की एरिक्सन के द्वारा बताई गई है। 0 से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या फिर 4 से 5 वर्ष। याद रखिएगा बालक के विश्वास बनाम और अविश्वास की जो अवस्था है वो 0 से 1 वर्ष तक की रहती है। कितने से? 0 से 1 वर्ष तक की रहती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सी अवस्था है जिसका जिक्र या फिर जिसका वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? अधिनियम, प्रतिभारकता, पराधीनता या फिर साकेतिकता। राइट आंसर आपका होगा पराधीनता। याद रखिएगा जो पराधीनता अवस्था है इसका वर्णन ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
शिक्षण प्रतिक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह किसके द्वारा कहा गया? क्रो एंड क्रो के, क्रोनबेक के, हिलगार्ड के या फिर स्मिथ के? याद रखिएगा जो दी गई परिभाषा है ये स्मिथ की परिभाषा है। इनके द्वारा कहा गया शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इंपॉर्टेंट है और सरल है, सभी को पता है इसके बारे में कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, लैटिन के या फिर ग्रीनलैंड के? जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने कितनी पुस्तकों की रचना की है? 32, 31, 40 या फिर 42? सबसे ज्यादा जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। जीन पियाजे ने कितनी पुस्तकों की रचना की है? तो याद रखिएगा 32 पुस्तकों की। सबसे ज्यादा यदि एग्जाम में पूछे कि सबसे ज्यादा पुस्तकों किसके द्वारा लिखी गई है तो वो है जीन पियाजे। प्रश्न में पूछा जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो वो जीन पियाजे को ही कहा जाता है। इनके जन्म के बारे में पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था तो 1996 में हुआ था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। यदि ये पहली पुस्तक के बारे में पूछे कि जीन पियाजे की पहली पुस्तक कौन सी है, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, आपको पता होना चाहिए द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक जीन पियाजे की पहली पुस्तक है। कब प्रकाशित की गई थी तो यहाँ प्रकाशित वर्ष होगा 1923। ये पहली पुस्तक है किसकी? जीन पियाजे की। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? यहाँ पर देखिए प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है पूछा गया है। प्रेरक है, चालक है, उद्दीपन है या फिर आदत है? राइट आंसर आपका होगा आदत। याद रखिएगा आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं है। प्रेरक, चालक और उद्दीपन ये तीनों ही प्रेरणा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के माध्यम से आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 10 पार्ट या फिर 10 वीडियो बनेंगे जिसमें आपको 500 प्रश्न मिल जाएंगे। बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था कब होती है? यदि आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आ गया होगा, वैसे तो 50 प्रश्न आप यदि देख रहे होंगे तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है सबसे पहले। उसके बाद में जैसे ही 50 प्रश्न समाप्त होते हैं आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था कब होती है? 1 साल से 3 साल के बीच में, 3 साल से 6 साल के बीच में, 6 साल से 12 साल के बीच में या फिर 12 साल से 18 साल के बीच में? यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था कब होती है? राइट आंसर आपका होगा 1 साल से 3 साल के बीच में बालक में स्वतंत्रता बनाम शर्म की अवस्था होती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर आपके 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।